आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूनिट वन इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम यांत्रिकी के उद्भव में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली क्लासेस में हम देख चुके हैं कि 19th सेंचुरी और के अंत में और 20th सेंचुरी के प्रारंभ में कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए थे जिनको कि क्लासिकल फिजिक्स समझाने में असफल रही। उनके रिजल्ट्स को समझने के लिए हमें एक नई थ्योरी की आवश्यकता पड़ी जिसे हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं, और क्वांटम थ्योरी की सहायता से हम उन एक्सपेरिमेंट्स के परिणामों को एक्सप्लेन कर पाए और उन एक्सपेरिमेंट्स को जिनको कि क्लासिकल फिजिक्स समझा नहीं पाई थी, उनमें से एक एक्सपेरिमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्ण का विकिरण स्पेक्ट्रम में ऊर्जा का वितरण, जिसे हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। उसी कड़ी में आज दूसरा एक्सपेरिमेंट जो कि क्वांटम यांत्रिकी के उद्भव का एक कारण बना, उसे हम पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव। साइंटिस्ट हॉलवेक और लेनार्ड ने अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि जब भी किसी धातु की सतह पर अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें आपतित होती हैं तो धातु की सतह से आवेशित कण उत्सर्जित होते हैं। उसके पश्चात लेनार्ड ने इन आवेशित कणों का E/m रेशो अर्थात आवेश अपन द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात कर यह निष्कर्ष निकाला कि ये आवेशित कण जो हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं। इस घटना को हम इस तरह से परिभाषित करते हैं कि जब भी किसी धातु की सतह पर किसी निश्चित आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स की गतिशीलता की वजह से जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम प्रकाश विद्युत धारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। धातु की वह सतह जो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करती है उसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक या फोटो इलेक्ट्रॉन एमीटर कहते हैं। जैसा कि इस चित्र से स्पष्ट है कि धातु की सतह पर जैसे ही प्रकाश आपतित होता है धातु की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उत्सर्जित होते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रायोगिक रूप से अध्ययन करने के लिए हम इस प्रकार का एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है काम में लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर एक ग्लास की निर्वातित ट्यूब है अर्थात यहाँ पर निर्वात है तथा इस ग्लास के ट्यूब में एक क्वार्ट्ज विंडो लगी है जिस विंडो से या खिड़की से प्रकाश अंदर आ सकता है। इस ट्यूब के अंदर दो प्लेट्स हैं C और A। C प्लेट जो है वो फोटो सेंसिटिव है। जैसे ही प्लेट C पर प्रकाश आपतित होता है प्लेट C से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। प्लेट A को हम प्लेट C के सापेक्ष पॉजिटिव पोटेंशियल पर धनात्मक विभव पर रखते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर एकत्रित कर सके। इसलिए इस प्लेट A को हम कलेक्टर इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट भी कहते हैं। इन दोनों प्लेट्स को एक कम्यूटेटर दिक् परिवर्तक की सहायता से एक मीटर और एक वोल्टमीटर से जोड़ा जाता है और उसके साथ में यहाँ पर एक पोटेंशियल डिवाइडर डिवाइस भी लगाई जाती है। यह अमीटर इतना सुग्राही होता है कि ये माइक्रो एम्पियर तक की धारा भी माप सकता है। वोल्टमीटर जो है दोनों प्लेट्स के मध्य विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस नापने के काम में आता है। दिक् परिवर्तक की सहायता से इन दोनों प्लेट्स के मध्य जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी दिशा हम चेंज कर सकते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर डिवाइस जो है
वो इन दोनों के मध्य विभवांतर को परिवर्तित करने के काम में आती है। जैसा कि ट्यूब के अंदर निर्वात है, तो प्रारंभ में तो यहाँ पर क्या होगा, खाली स्पेस होगा। जैसे ही किसी प्रकाश के स्रोत से प्लेट सी पर प्रकाश आपतित होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। चूंकि प्लेट ए को हम प्लेट सी के सापेक्ष पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है हमारे ऋणावेशित होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, अतः ये इलेक्ट्रॉन जो है प्लेट ए की तरफ आकर्षित होंगे। इस तरह से ये सर्किट जो है वो कंप्लीट होता है और परिपथ के अंदर धारा बहने लगती है। उस फ्लोइंग करंट को हम अमीटर की सहायता से मेजर कर लेते हैं। दोनों प्लेट के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टमीटर V से नाप लेते हैं। अब हम धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति वाला प्रकाश आपतित करते हैं और प्रकाश विद्युत प्रभाव के फलस्वरूप जो परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है और तथा दोनों प्लेट्स के मध्य जो विभवांतर होता है उसके मध्य हम ग्राफ खींचते तो हमें इस तरह का कर्व प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने आपतित प्रकाश की तीव्रता I1 रखी है, y एक्सिस पे प्रकाश विद्युत धारा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, x एक्सिस पर प्लेट A का विभव पोटेंशियल है। इस x एक्सिस पे राइट हैंड साइड वाला जो है वो पोटेंशियल जब है जब प्लेट A प्लेट C के सापेक्ष धनात्मक विभव पर है, पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड वाला पोटेंशियल जो है वह पोटेंशियल है जब प्लेट A प्लेट C के सापेक्ष नेगेटिव पोटेंशियल पर है। तो हम इसको देखें, शुरू में दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर 0 है। जैसे से प्लेट A को हम C के सापेक्ष पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखते हैं तो धारा का मान पोटेंशियल का मान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। उसके कुछ समय पश्चात धारा का मान संतृप्त हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। इसके विपरीत जब हम प्लेट A को प्लेट C के सापेक्ष नेगेटिव पोटेंशियल पर रखते हैं तो हम देखते हैं धारा एकदम से शून्य नहीं होती, धारा का मान धीरे धीरे शून्य होता है। इस घटना को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रारंभ में जब हम प्लेट A को C के सापेक्ष ऋणात्मक पोटेंशियल पर रखते हैं तो प्लेट C जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, हालांकि प्लेट A उनको प्रतिकर्षित करती है क्योंकि दोनों ही नेगेटिवली चार्ज हैं, फिर भी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वो प्रतिकर्षित होने के पश्चात भी बावजूद भी प्लेट A पर पहुंच जाते हैं, जिससे सर्किट कंप्लीट होता है और परिपथ के अंदर धारा बहने लगती है। फिर हम प्लेट A को और अधिक नेगेटिव करते जाते हैं तो कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आती है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की कितनी भी गतिज ऊर्जा हो वो प्लेट A पर नहीं पहुंच पाते और धारा का मान 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो प्लेट A का वो नेगेटिव पोटेंशियल ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव कहते हैं। अब हम धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का लेकिन अलग अलग तीव्रताओं वाला प्रकाश आपतित कराते हैं। यह हमने 3 अलग अलग तीव्रता के प्रकाश लिए हैं। एक की तीव्रता I1, I2 और I3 है और जैसे हम I1 से I3 की तरफ जाते हैं तीव्रता का मान बढ़ता जाता है। पुनः हम प्रकाश विद्युत धारा और पोटेंशियल के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो हमें इसी तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। तीनों ही कर्व्स का व्यवहार समान है, लेकिन हम देखें तीव्रता बढ़ाने के साथ साथ प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है, लेकिन तीनों ही तीव्रता वाले प्रकाश का स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो एक ही प्राप्त होता है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान जो है, निरोधी विभव का मान जो है वो आपतित प्रकाश की तीव्रताओं पर निर्भर नहीं करता।
हालांकि स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। अब इस एक्सपेरिमेंट से कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए गए थे और उनके ऑब्जर्वेशंस की सहायता से जो निष्कर्ष निकाले गए थे वो निम्न है। पहला, जब हम आपतित प्रकाश की आवृत्ति निश्चित रखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा जो है वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। जैसा कि हमने पिछले कर्व में भी देखा कि हम तीव्रता का मान बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। इस वेरिएशन को हम इस तरह से दिखाते हैं। वाई एक्सेस पे प्रकाश विद्युत धारा है, एक्स एक्सेस पे प्रकाश की आपतित प्रकाश की तीव्रता है और इनके मध्य में स्ट्रेट लाइन थी प्राप्त होती है और यहाँ आवृत्ति जो है वो निश्चित है। किसी निश्चित आवृत्ति वाले प्रकाश के लिए विरोधी विभव का मान जो है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। हमने पिछले ग्राफ में देखा था कि सभी तीनों तीव्रता के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान समान ही आता है। अर्थात फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जिसका कि मान EV0 के बराबर होता है वो गतिज ऊर्जा भी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि इसका मान V0 के बराबर होता है। V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी जो है वो भी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। स्टॉपिंग पोटेंशियल तीव्रता पर तो निर्भर नहीं करता, लेकिन आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। चूंकि आवृत्ति पर निर्भर करता है तो तरंग दैर्ध्य पे भी निर्भर करेगा, क्योंकि हमें रिलेशन पता है C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, जहाँ न्यू आवृत्ति है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य और C प्रकाश का वेग है। स्टॉपिंग पोटेंशियल आवृत्ति के मध्य जो है इस तरह से हमें ग्राफ प्राप्त होता है और इनके मध्य रिलेशन को हम लिख सकते हैं V0 इक्वल्स टू A न्यू प्लस B, जहाँ A और B तो कॉन्स्टेंट्स हैं, जहाँ कांस्टेंट A जो है वो तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमीटर प्रकाश फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन पदार्थ पर निर्भर नहीं करता, लेकिन कांस्टेंट B जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन एमीटर उत्सर्जक पर निर्भर करता है। इस ग्राफ के अंदर हम देखें तो दो अलग अलग तीव्रताओं के प्रकाश है और उनके साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ खींचा गया है। तो हम देखें तो एक प्राप्त नहीं होता। अलग अलग धातुओं के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान भी अलग होता है और फ्रीक्वेंसी के साथ ही इस तरह से वेरी करता है। एक ऑब्जर्वेशन ये भी देखी गई कि जब हम प्रकाश आपतित प्रकाश को किसी एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति वाले प्रकाश को हम धातु की सतह पर आपतित कराते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। वह न्यूनतम आवृत्ति जो कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी या दहली आवृत्ति कहते हैं। दहली आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है और दहली आवृत्ति के करस्पॉन्डिंग संगत तरंग दैर्ध्य को हम दहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दहली आवृत्ति को हम U0 से दिखाते हैं, तो ऐसे ही दहली तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा को हम इस तरह से दिखाते हैं, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है। चूंकि अधिकतम गतिज ऊर्जा की बात करें तो इलेक्ट्रॉनों के वेग का मान भी अधिकतम होगा। तो हम यहाँ पर देखें, चूंकि V0 जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है आपतित प्रकाश की, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी जो है वो भी प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। उसके पश्चात यह ऑब्जर्व किया गया कि जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है तुरंत ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है और परिपथ में धारा बहने लग जाती है। इसका मतलब कि प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य कोई टाइम लैग समय पश्चता नहीं होती। यदि इसको हम बहुत अधिक यथार्थता के साथ भी नापें कि इलेक्ट्रॉन के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य कितना समय लगा, तो वो समय जो है
10⁻⁹ सेकंड से भी कम का प्राप्त होता है। तो जिसे हम कह सकते हैं कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंस्टेंट ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। विभिन्न पैरामीटर्स जैसे प्रकाश विद्युत धारा, पोटेंशियल डिफरेंस, निरोधी विभव, आवृत्ति, तीव्रता आदि के परस्पर वेरिएशन परिवर्तन को हमने इस डायग्राम में दिखाया है। हालांकि डायग्राम बहुत क्लियर तो नहीं है, मैंने कहीं से इसको लिया है, लेकिन फिर भी समझने के लिए पर्याप्त है। पहला चित्र जो है वो है धारा और प्रकाश की तीव्रता के मध्य, जो कि हमें पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। दूसरा ग्राफ जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और प्लेट ए के पोटेंशियल के मध्य, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमें धारा पहले शुरू में बढ़ती हुई संतृप्त होती है और नेगेटिव पोटेंशियल करने पर धारा जो है एकदम से शून्य नहीं होके कुछ समय पश्चात शून्य हो जाती है। इसे हम निरोधी विभव कहते हैं। अलग अलग तीव्रताओं के प्रकाश के लिए भी निरोधी विभव का मान समान आता है। इस वाले वेरिएशन के अंदर प्रकाश की आवृत्ति जो है वो निश्चित रखी गई है। यहाँ पर आवृत्ति और स्टॉपिंग पोटेंशियल के मध्य ग्राफ है, जो कि एक सीधी रेखा होता है, जो हमने पढ़ा है V0 इक्वल्स टू ए न्यू प्लस बी। ये ग्राफ जो है वो है निरोधी विभव और धारा के मध्य। यहाँ पर तीव्रता तो एक रखी गई है, लेकिन अलग अलग आवृत्ति रखी गई है। तो हम देखते हैं अलग अलग आवृत्ति के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान जो है भिन्न भिन्न आ रहा है। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव को हम त्रिसम्मत सिद्धांत से समझने का प्रयास करते हैं। क्लासिकल थ्योरी के अनुसार किसी भी प्रकाश को हम तरंग के रूप में लेते हैं और प्रकाश की तरंग ऊर्जा जो है वो प्रकाश तरंग की तीव्रता के समानुपाती होती है। अतः जब भी धातु की सतह पर पर्याप्त तीव्रता वाला प्रकाश आपतित होता है तो उस तरंग की ऊर्जा को एब्जॉर्व करने के बाद, अवशोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु की सतह से बाहर आने चाहिए। अब यदि हम आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दें, तीव्रता बढ़ाने से क्या होगा, आपतित प्रकाश की ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, तो हमारे पास अधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें मिलने चाहिए। हम कह सकते हैं धातु की सतह से अधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए। अर्थात क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, जबकि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट जो है वो हमने देखा है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो प्रकाश की आवृत्ति पर तो निर्भर करती है, लेकिन उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। क्लासिकल थ्योरी के अनुसार जब भी उच्च तीव्रता वाला प्रकाश धातु की सतह पर आपतित हो, उसकी आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य भले कितनी भी हो, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना चाहिए। जबकि हमने देखा कि इसके बजाय यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति किसी निश्चित आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन ही नहीं होता। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहलीय आवृत्ति या उससे अधिक है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है। अतः हम कह सकते हैं कि चिरसम्मत यांत्रिकी जो है वो दहलीय आवृत्ति के कंसेप्ट अवधारणाओं को समझाने में असफल रही। क्लासिकल थ्योरी के अनुसार जब भी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो उस प्रकाश की ऊर्जा जो है वो प्रकाशित क्षेत्र के सभी इलेक्ट्रॉनों में वितरित होनी चाहिए और उस वितरित ऊर्जा में से इलेक्ट्रॉन जो है उसका कुछ पार्ट ही ग्रहण कर पाते हैं। अतः जब भी प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है
उस प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण कर कर उसे होने में कुछ समय लेंगे, जबकि हमने प्रयोगों में देखा कि प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चात टाइम लैग नहीं होता। जैसे ही प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित हो जाते हैं। अतः हम देख सकते हैं कि चिरसम्मत सिद्धांत जो है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स की व्याख्या करने में असफल रहा, उनको नहीं समझा पाया। तो हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को नई थ्योरी जो कि क्वांटम थ्योरी या क्वांटम सिद्धांत कहलाता है, उसकी सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। इसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।